Hi everyone, Namaste and good morning. Welcome to one short revision series of CA Foundation Accounts. This is part 8 और आज बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन मिलेंगे और आज के वीडियो के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डेप्रिसिएशन। सबसे पहले बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंस है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मई 18 में इंस्टीट्यूट ने 0 मार्क्स का पूछा, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर नवंबर 18 से 6 मार्क्स, मई 19 10 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज 6 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब ये कौन से एसेट है जिसकी वैल्यू डाउन हो रही है? ये होते हैं फिक्स एसेट्स, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करते हैं, राइट। तो वैल्यू क्यों डाउन हो रही है? आपने कभी इमेजिन किया होगा कि जब हम कार खरीदते हैं, शोरूम से बाहर निकाले वैल्यू डाउन, फिर और यूज़ किए वैल्यू और डाउन, फिर और यूज़ किए वैल्यू और डाउन। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। आप किसी भी एसेट को यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू डाउन होती है। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट। ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट क्या है सर? टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि आप एक फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, कल मार्केट में उसका नया मॉडल आ गया जिसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई। या आपके पास एक मशीन थी, जैसे प्रिंटर की बात कर लो, पहले चलता था डॉट मैट्रिक्स और आज चलता है लेज़र। तो लेज़र प्रिंटर आने के बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो पुराने वाले प्रिंटर थे ना, वो आउटडेट हो गए, उनकी वैल्यू डाउन हो गई। तो वैल्यू नई टेक्नोलॉजी आने के कारण भी डाउन हो जाती है, ठीक है। फिर नॉर्मल वेयर टियर आप यूज़ किया नहीं किया, फिर नॉर्मल वेयर टियर जिसमें आप नॉर्मली मशीन को यूज़ करोगे तो हो जाएगा। और फिर होता है पैसेज ऑफ टाइम। आप एक एसेट परचेज कर लो और अपने फैक्ट्री में रख दो, अपने घर पे रख दो, ठीक है, तो वो पड़े पड़े भी खराब होते जाएगा, उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक और व्यू होता है डेप्रिसिएशन का कि सपोज मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है, अब मैं ये मशीन 10 ईयर्स में यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका जो बेनिफिट है, मशीन का बेनिफिट डिराइव कर रहा हूँ मैं 10 ईयर्स में। तो इसीलिए हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, हम उसको बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए लेके जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते एज एन एक्सपेंस। लेकिन डेप्रिसिएशन के थ्रू हमने जितना बेनिफिट डिराइव किया मशीन से, उतनी वैल्यू एसेट से ट्रांसफर कर सकते हो एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 लाख की मशीन है, ठीक है, और आप 10 साल के लिए यूज़ करने वाले उस मशीन को अपने बिजनेस में। तो पर ईयर का कितना बेनिफिट आप डिराइव कर रहे हो? 10,000 रुपीज़ का। तो 10,000 को आप जाके डालते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स एसेट ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, राइट। चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक नया टर्म है। फिक्स एसेट को आजकल पीपीई बोला जा रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब मशीन वगैरह, फॉर रेंटल टू अदर्स। अगर आपने एक घर खरीद के रखा है किसी और को रेंट में देने के लिए, तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अकाउंटिंग करने के लिए आप कंप्यूटर से हेल्प करते हो, इसको बोलते हैं फिक्स एसेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड करने वाले हो, ठीक। अब डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। ये सारी बातें हमारी हो गई। डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू, या तो ऐसी वैल्यू ऑफ एसेट जो आपको बैलेंस शीट में दिख रही है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, जितने पे आपने खरीदा है, माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। आपका एक एस्टिमेट होता है कि भाई ये मशीन 10 साल के बाद कबाड़ में कितने में बिक गई, इसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीनरी इज परचेज फॉर 1,10,000 रुपीज, द रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 10,000। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या हुआ? कॉस्ट है 1,10,000 माइनस जो रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू 10,000, तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा 1 लाख रुपए का, ठीक। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीनरी विल वर्क फॉर 5 ईयर। तो अगर 5 साल के लिए आपकी मशीन काम करेगी तो 1 साल का डेप्रिशिएशन कितना होना चाहिए? ठीक है, डिवाइड बाय 5 कर दो डेप्रिशिएबल अमाउंट को, तो ये होता है 20,000 रुपीज़, ठीक। 2 कॉन्सेप्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। एक होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? देखो, मशीन की कॉस्ट में आपसे मशीन की परचेज प्राइस नहीं लोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। और कहाँ तक इंक्लूड करनी है? उसका जो इंटेंडेड यूज़ है। भाई मैं अगर मशीन को अपनी फैक्ट्री में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ खरीद लूंगा, उससे थोड़ी ना यूज़ होगी। खरीद के उसको ट्रांसपोर्टेशन करा के लाना पड़ेगा हमारी फैक्ट्री तक। तो जो सोर्स फैक्ट्री जहाँ से मशीन बन के आ रही है, वहाँ से हमारे फैक्ट्री तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद वो मशीन हमारे यहाँ पे आएगी। उतनी बड़ी मशीन को कहीं पे रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, चाहे कंक्रीट का हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो जो बनाओगे आप कंक्रीट का बेस या फाउंडेशन या कुछ भी, उस पर कुछ खर्चा लगेगा, उसके कॉस्ट को इंक्लूड करना है, ठीक। अब मशीन को रख दोगे, चालू थोड़ी ना हो जाएगी।
उसको स्विच ऑन करके चालू करने के लिए इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने अलग से एक्सपेंस हो रहे हैं इसको चालू करने के लिए ये सबको भी आप जोड़ोगे। तो इन शॉर्ट हमारा जो इंटरनेट यूज़ है कि बटन दबाओ और मशीन चालू हो गई, वहाँ तक का पूरा खर्चा आपको इंक्लूड करना है मशीन की कॉस्ट में, और इन सब खर्चों को इंक्लूड करोगे तो मशीन की टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है। तो इसको मत भूलना। और अगर सेकेंड हैंड मशीनरी है, अगर आपने किसी से सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो सेकेंड हैंड मशीन को हमारे हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा रिपेयर, ये सब फर्स्ट टाइम जब आप कराओगे सेकेंड हैंड मशीन को तो उसका भी जो फर्स्ट टाइम का ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस जुड़ेंगे उसकी कॉस्ट में। चलिए स्क्रीन पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड ऑल द कॉस्ट which are required to bring the asset to its intended condition and location of use, ठीक है। अब एक टाइमलाइन देखो, परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज, तो और यहाँ पे इस टाइमलाइन पे द मशीन इज ब्रॉट टू फैक्ट्री एंड इंस्टॉल, इसके बीच के जितने भी खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस पेड, ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अदर कोई भी कॉस्ट लग रही है तो सारी की सारी कॉस्ट आप जोड़ दोगे, ठीक है। अब मान लो ये लगा 10,000, ये लगा 20,000, ये भी लगा 20,000, ये लगा 10,000, टोटल 20 और 20 60, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई 1,60,000 ये होगी, नॉट 1 लाख रुपीज। सिर्फ परचेज प्राइस पे फोकस मत करना, बाकी एक्सपेंस को भी इंक्लूड करना है। कहाँ तक एक्सपेंस, जहाँ तक आप मशीन यूज करना चाह रहे हो उस पॉइंट तक लगने वाले सारे एक्सपेंस को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉस्ट में, ठीक। अब दूसरा होता है पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन का जो भी क्वेश्चन में रेट दिया जाता है वो हमेशा पर एनम का रेट होता है, वो हमेशा पर एनम का रेट होता है, मतलब पूरे साल भर का रेट है। तो अगर मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है अप्रैल से लेके मार्च तक होता है और मशीन आपने जुलाई में परचेस की, अगर आप मशीन जुलाई में परचेस करते हो तो बिजनेस में मशीन कब से कब तक है, अप्रैल मई जून तो थी नहीं, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी के जो 9 मंथ्स है तो आपको डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का लगाना है। कैसे, सपोज आपको 12% रेट दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट, बेसिकली जो कॉस्ट होती है इंटू 12% इंटू 9/12 करना है। और किसी साल में मशीन इन द मिडिल ऑफ द ईयर सेल हो रही है तो वहां पे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने 1 जुलाई को मशीन सेल की तो अप्रैल मई जून 3 महीने मशीन मेरी बिजनेस में थी, तो उस दिन तक का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर दिन तक का जब आप मशीन को सेल कर रहे हो, जब आप मशीन को सेल कर रहे हो तो अप्रैल से लेकर जून तक 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन होता है, 12% इंटू 3/12 प्रोपोर्शनल आपको निकालना पड़ेगा। ये होता है पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मशीन जितने टाइम बिजनेस में है उस टाइम तक का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन के बारे में कि आप डेप्रिसिएशन किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे फेमस 2 मेथड होते हैं, एक होता है SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक ही मेथड के नाम है, ये तीनों एक ही मेथड के नाम है, राइट। इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन, ठीक है, अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, इस तरीके से कैलकुलेट होता है, या तो फिर क्वेश्चन में दिया होगा आपको। और ये हमेशा आप ओरिजिनल कॉस्ट पे करोगे, मतलब जितने में मशीन खरीदी उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। मतलब आपने एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया तो हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने मिडिल ऑफ द ईयर में एसेट परचेस की होगी SLM मेथड से भी तो आपको उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट होगा एज पर पीरियड कॉन्सेप्ट, राइट। फिर सेकंड ईयर से आप फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, राइट। इसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकलता है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन आएगा अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। एग्जांपल, अ मशीन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2020 एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, SLM मेथड, ठीक है। तो 15 लाख की मशीन थी प्लस 1 लाख का उस पर एक्सपेंस हुआ तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 16 लाख आ गई, जिसको कैपिटलाइज करना है, मतलब मशीन की वैल्यू 16 लाख रुपए। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 16 लाख इंटू 10%, दैट इज 1,60,000, इजी। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या तो फिर WDV मेथड से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है, आप एक बात समझना, जैसे हम पहले साल कॉस्ट है, ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जब आप सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होगा, वो किस पे होगा, इसके पहले वाली WDV के ऊपर, ठीक है। कैसे करना समझते हैं, देखो हमने 1 लाख की मशीन खरीदी और 10% डेप्रिसिएशन है, तो जब आप 1 लाख की मशीन खरीदते हो एंड डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10%, तो 10,000 होता है,
तो फर्स्ट ईयर की WDV कितनी आएगी 90,000। ठीक, जब आप ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना तो वो 1 लाख पे नहीं होगा, वो किस पे होगा, वो 90,000 पे होगा, बिकॉज इट इज WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो आपकी वैल्यू डाउन लेके आए हो उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो 90,000 का 10%, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 9,000, फिर आपकी WDV कितनी बनेगी 90 - 9 81,000। ठीक है, अब आपकी जो नई WDV 2 ये 81,000 है, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन पिछली WDV के ऊपर लगेगा, 81,000 के ऊपर 8100। इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है WDV मेथड में, राइट। नेक्स्ट चलिए अगला मेथड है सम ऑफ द ईयर ऑफ डिजिट मेथड। इसमें क्या करना है आपको, छोटा सा एक फॉर्मूला है, समझिएगा। टोटल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, जितनी लाइफ बची है। जैसे अगर यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर्स है तो फर्स्ट ईयर पे कितनी लाइफ बची होती है, 10 ईयर्स बची होती है, तो यहाँ पे आप लोगे 10। और अगर आप सेकेंड ईयर पे हो तो अब यूजफुल लाइफ बची है 9 ईयर्स, तो यहाँ पे आप लोगे 9। अब आप थर्ड ईयर पे रहोगे तो 8 ईयर्स बचा होगा, तो यहाँ पे आप 8 ले लो। ठीक है, और नीचे क्या लिखा, टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ एसेट यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। अब ये कैसे होता है, सपोज आपके एसेट की अगर यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मतलब जितनी भी यूजफुल लाइफ है उसके हर साल का टोटल लेना है आपको डिनोमिनेटर में। कैसे निकालोगे आप, ये होता है 55। ये इतनी जल्दी कैसे निकल गया, उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये वाला है, n × n+1। जैसे कि आपकी यूजफुल लाइफ अगर 10 ईयर्स है तो आप 10 ले लो प्लस n+1, मतलब 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका शॉर्टकट तरीके से सम आ जाएगा 55। और आप अगर टोटल भी करोगे ना 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये भी 55 आता है। तो शॉर्टकट तरीका अपनाओ और डिनोमिनेटर लेके आ जाओ। एग्जांपल करते हैं, सपोज अ मशीन वाज परचेज फॉर 5,50,000 वाज स्पेंट फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। 5,50,000 हो गया टोटल कॉस्ट। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स है, तो ऊपर 10 लेना है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर द सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले टोटल कॉस्ट हो गई 5,50,000। ठीक, और पहले साल में यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितना बचेगा, 10 साल कंप्लीट, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ 55। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा। अब ईयर 2 में समझना, यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट हो गया 5,50,000। अब रिमेनिंग लाइफ कितना बचा, 9 ईयर्स, 9/55, ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, राइट। नेक्स्ट मेथड, मशीन आवर मेथड। कभी कभी क्या होगा, टोटल वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन आपको दी हो रहेगी। कभी कभी क्या होगा, टोटल वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन आपको दी रहेगी। जैसे कि प्रोजेक्टर्स में आप देखना, वो जो उसका लेंस होता है ना, जो चलेगा, जो लेंस होता है उसका नंबर ऑफ आवर्स दिया रहता है कि आप उसको इतने आवर्स प्ले कर सकते हो। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जिस ईयर पे जितना यूज करते हो उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो प्रोपोर्शनेटली। कैसे, इफ टोटल आवर्स फॉर विच अ मशीन कैन बी यूज इज गिवन, देन वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन proportionately according to actual number of hours the machine was used in a particular period। भाई सिंपल बात है, टोटल कॉस्ट ले लो इनटू नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअली यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स मशीन कैन बी यूज्ड। ठीक है, सपोज अ मशीन वाज परचेज फॉर 30 लाख रुपीज हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ 24,000, तो ये टोटल 24,000 आवर्स चलेगी। 30 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हुआ, 30 - 2 दैट इज 28 लाख रुपीज। एंड एंटीसिपेटेड एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ यूसेज इज एज अंडर। ईयर 1 से 3 आप क्या करोगे, 3,000 आवर्स पर ईयर यूज करने वाले हो मशीन के लिए। 4 to 6 2,600 पर ईयर यूज करोगे, और 7 to 10 1,800 आवर्स पर ईयर यूज करोगे आप मशीन को। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखो ईयर 1 to 3 का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 28 लाख कैसे है समझ में आया, 30 - 2 लाख स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, इनटू कितना आवर्स यूज करने वाले हो आप, ये 3,000 आवर्स। 3,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 24,000 दैट इज टोटल आवर्स दैट मशीन कैन बी यूज्ड। फिर ईयर 4 to 6 का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 28 लाख इंटू 2600 आवर्स एक साल में यूज होगा, तो 24,000 डिनोमिनेटर में लेना है। ईयर 7 to 10 इसका कैसे निकलेगा, 28 लाख का डेप्रिशिएबल अमाउंट इंटू एक साल में आप 1800 घंटे यूज करते हो डिवाइडेड बाय 24,
1000। अभी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन निकलता है, राइट। नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो पिछले बार मशीन आवर्स दिए हुए थे, इस बार ये बताया जाएगा कि एक मशीन कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है इन टोटल। फिर जिस साल में जितना जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जांपल, अ मशीन इज परचेज फॉर 20 लाख, इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख। ठीक है, 18 लाख का डेप्रिशिएबल अमाउंट हो जाएगा। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट, टोटल लाइफ टाइम में 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखो, 1 से 3 साल तक 20,000 यूनिट्स पर ईयर, फिर 15,000 यूनिट्स पर ईयर, फिर 10,000 यूनिट्स पर ईयर। तो ईयर 1 to 3 का कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन, 18 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है इंटू 20,000 यूनिट्स एक साल में, और टोटल लाइफ टाइम में कितना होगा 1.5 लाख, विच इज 1,50,000 यूनिट्स। ठीक है, फिर 4 to 7 ईयर्स में कैसे निकालोगे, 18 लाख की मशीन थी, एक साल में 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 1,50,000। ठीक है, और 8 to 10 ईयर्स में कैसे निकालोगे, 18 लाख की मशीन है, ठीक, इंटू 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर डिवाइडेड बाय 1,50,000। ठीक, इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन निकलता है। एक और मेथड है इसी के जैसा, जिसको बोलते हैं डिप्लीशन मेथड या तो फिर कंजप्शन मेथड। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, जो माइंस होती है ना, माइंस या डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, जहाँ पे आपको कोल्स निकलता है, गोल्ड माइंस होती है। ठीक है, अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको गवर्नमेंट एक माइन अलॉट करती है, तो उनके पास एक रीजनेबल एस्टिमेट होता है कि उस माइन के अंदर सपोज 1 लाख टन कोल है। ठीक, तो आप जितना उसको एक्सट्रैक्ट करते जाओगे उस हिसाब से माइन का डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। कैसे होगा, एग्जांपल समझते हैं। अ कंपनी टुक लीज ऑफ अ क्वारी और माइन ऑन 1/4/2020 फॉर 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ रुपीज। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, मतलब वहां पे कितना है माल, 2 लाख टन है। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड, मतलब आपने कितना एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से। पैटर्न इज एज अंडर, 2013 में आपने 2,000 टन एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर 10,000 टन एक्सट्रैक्ट किया, फिर 15,000 टन एक्सट्रैक्ट किया। इसी तरीके से करना है हमको। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे निकलेगा, देखो माइन हमने खरीदी है 1 करोड़ में, 7 जीरो होते हैं, इंटू पहले साल में कितना निकाल रहे हो, 2,000 टन निकाल रहे हो, और टोटल कितना निकाल सकते थे आप, 2 लाख। ठीक, फिर ईयर 2 का कैसे निकलेगा, वही 1 करोड़ का क्वेरी खरीदे थे माइन, गवर्नमेंट से खरीदते नहीं है बेसिकली, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अलॉट होती है। सेकेंड ईयर में हम 10,000 टन कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और टोटल कोल कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, 2 लाख टन्स। ठीक, और थर्ड ईयर में अगेन कॉस्ट वही रहेगी, 1 करोड़ इंटू 15,000 टन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सट्रैक्शन लिमिट विच इज 2 लाख रुपीज। इस तरीके से आपका तीनों साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा एज पर डिप्लीशन मेथड। तो ये सारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स थे और ईजी थे, राइट। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अभी तक आपने मेथड्स पढ़ा, मेथड्स में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी बात थी। अब उस डेप्रिसिएशन को जो आपने कैलकुलेट कर लिया है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। एक होता है बेसिक तरीका, दूसरा होता है प्रोविजन मेथड। कैसे होता है समझते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री ऑफ परचेसिंग ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन जो आप परचेज करते हो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट करना है टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट। सबसे पहले एसेट परचेज, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा एंट्री होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना बिकॉज ये एक्सपेंस है। ठीक, और जब आप एसेट की वैल्यू डाउन करते हो उसको क्या करते हो, आप क्रेडिट करोगे। ठीक, और जब आप एसेट को सेल करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, राइट। तो इसी को अगर आप एसेट अकाउंट में लेजर में प्रिपेयर करोगे, तो कैसे बनेगा, एसेट अकाउंट डेबिट करना है टू बैंक जब आप मशीन को परचेज कर रहे हो, और क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन। फिर ईयर 1 के एंड में बैलेंस क्लोज डाउन कर दो यहाँ पे, फिर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ले आओ। फिर अगर सेकेंड ईयर में एक मशीन परचेस कर रहे हो तो अगेन 2 बैंक, और ब्रैकेट में लिख दिया करो M2 आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सी मशीन है। फिर अब देखो बाय डेप्रिसिएशन M1 मतलब मशीन 1 का डेप्रिसिएशन अलग, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन अलग। सर इसको अलग अलग क्यों करना है, बिकॉज देखो एक बात समझना, जब आप एसेट को सेल करते हो तो उसकी ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ती है। ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है, ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तो दोनों का अभी से अलग रखोगे तो बेचने के टाइम तकलीफ नहीं आएगी, नहीं तो फिर आपको स्टार्टिंग से एंड तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप कंबाइन कर देते हो तो स्टार्टिंग से उसको सेपरेट रख लो, मशीन 1 का अलग, मशीन 2 का अलग, कंप्लीट फिगर बाहर में डाल देना। वैसे ही बैलेंस क्लोज डाउन, मशीन 1 का अलग, मशीन 2 का अलग यहाँ पे कर दो, और इसी बैलेंस को यहाँ पे आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, यही वाला मशीन 1 मशीन 2 बाहर।
अब इस साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाओ मशीन 1 मशीन 2। सपोज ये मशीन 1 बिक रही है तो मशीन 1 का डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। मशीन 1 अगर मिडिल ऑफ द ईयर में बिक रही है तो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फ्रॉम द 1 अप्रैल, राइट। इसके बाद देखो बाय बैंक जितना पैसा आया मशीन को सेल करके, अब ट्रू वैल्यू निकाल लो। ओपनिंग वैल्यू मशीन 1 की यहाँ से मिल जाएगी, उस दिन तक का डेप्रिसिएशन यहाँ से मिल जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, ट्रू वैल्यू आ गई। ट्रू वैल्यू माइनस बैंक अकाउंट, अगर लॉस है तो यहीं पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर प्रॉफिट होता है आपको तो आप ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में डाल दोगे, राइट। इसके बाद बैलेंस क्लोज डाउन कर दो मशीन 2 का। इस तरीके से बेसिक अकाउंटिंग होती है डेप्रिसिएशन की, ठीक है। ये अकाउंट को एक बार रिव्यू कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविजन मेथड की। प्रोविजन मेथड में क्या होता है, जो हमने ये नॉर्मल मेथड में ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन देखो हर जगह चार्ज हो रहा है, तीनों साल में डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। क्या हो रहा है, इसके कारण ये अकाउंट पूरा कचरा बन जा रहा है, राइट। तो एक और मेथड क्या सजेस्ट करता है कि ये जो आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर रहे हो इसको कहीं और चार्ज कर लो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लीन दिखेगा और हमेशा एसेट अकाउंट के अंदर उसकी कॉस्ट दिखेगी, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एसेट अकाउंट के अंदर यहाँ पे कॉस्ट आ गई और यहाँ से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की डब्ल्यूडीवी दिखती है, ठीक। और अगर आप प्रोविजन मेथड फॉलो करते हो तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, तो जितनी वैल्यू आएगी उसी को बैलेंस क्लोज डाउन दिखाओगे आप, मतलब जितने पे आपने खरीदा है उसी को आप बैलेंस क्लोज डाउन दिखाओगे, राइट। तो समझते हैं प्रोविजन मेथड। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज टू द एसेट अकाउंट, रेदर इट इज चार्ज टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेकिन जब आप प्रोविजन मेथड फॉलो करते हो तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। व्हेन द एसेट इज सोल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट एसेट टिल द डेट ऑफ ए सेल, मतलब स्टार्टिंग से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन वापस प्रोविजन से उठा के एसेट अकाउंट में डालना है। क्यों, क्योंकि ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, ठीक है। इज ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये रहा आपका लेजर। सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ सेल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट वाली एंट्री पास कर लोगे, ठीक है। अब एसेट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, टू बैंक मशीन खरीदी बाय बैलेंस, लेकिन उस साल का डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन, और ये देखो टू बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट होता है। एसेट अकाउंट को डेबिट, बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है। उसके बाद फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपने कोई मशीन नहीं खरीदी है तो सेम बैलेंस बाय बैलेंस क्लोज डाउन हो जाएगा ईयर 2 में। लेकिन ईयर 2 का डेप्रिसिएशन देखो कैसे होगा, पहले तो बाय बैलेंस बीडी लेके आ जाओ यहाँ पे, फिर इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, फिर दोनों को प्लस करोगे तो बैलेंस क्लोज डाउन बनेगा यहाँ से, राइट। फिर इसी बैलेंस को आप लेके आ जाओ क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर ईयर 3 का डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज करते हैं। फिर सपोज जिस साल मशीन बिक रही है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में, तो ये देखो ट्रांसफर की एंट्री यहाँ से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाय साइड में आएगा एसेट के, और प्रोविजन के टू साइड में आपको टू एसेट डाल के उसको ट्रांसफर करना है, फिर वहाँ पे आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट की। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, मशीन को सेल करने के लिए। अगर आपको सेपरेट अकाउंटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली एसेट अकाउंट के अंदर आप सेल नहीं करोगे, पहले आप एसेट की वैल्यू कहाँ भेजोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, फिर वहां से सेल होगा। अगर हमारा नॉर्मल एसेट अकाउंटिंग मेथड है विदाउट प्रोविजन और आपको एसेट डिस्पोजल बनाना है तो कैसे होता है, देखो ऊपर लिखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पहले डेबिट साइड में मशीन अकाउंट से मशीन की वैल्यू लेके आ जाओ, टू मशीन अकाउंट। सपोज 1 लाख की मशीन थी, जितनी भी वैल्यू होगी, और हमने उसको सेल किया 1,20,000 में बाय बैंक, 1,20,000, तो 2 P&L आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 20,000, अकाउंट क्लोज, ठीक। और एक और, अगर हमारी मशीन यहाँ पे 1 लाख की आई है और हम सेल कर 80,000 में बाय बैंक 80,000, तो मेरा लॉस हो गया, तो लॉस इधर ही आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। एसेट डिस्पोजल का लॉजिक क्या होता है कि आप एसेट अकाउंट के अंदर सेल मत करो, एसेट की वैल्यू को ट्रांसफर कर दो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। इसके बाद एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड से मशीन को बेच दो बाय बैंक करके, फिर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेना, राइट। और बात करेंगे जब आप
एसेट प्रोविजन वाला मेथड और एसेट डिस्पोजल बनाना है तो क्या करोगे? देखो, मशीन अकाउंट के अंदर या किसी भी एसेट अकाउंट के अंदर उसकी वैल्यू होती है, उसको क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करो बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक, सपोज ये 1 लाख था। ठीक, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, इसके क्रेडिट साइड में वैल्यू पड़ी होती है डेप्रिसिएशन की, तो आप इसके डेबिट साइड से ट्रांसफर करो टू एसेट डिस्पोजल। मान लो अभी तक उसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 40,000 का, तो हमने 40,000 का ट्रांसफर कर दिया। अब इन दोनों चीज को कलेक्ट करेंगे हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं। डेबिट साइड में 2 मशीन 1 लाख, क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन 40,000। अब ट्रू वैल्यू दिख रही है 1 लाख माइनस 40,000। अब सपोज मशीन बेच रहे हैं हम बाय बैंक अकाउंट 40,000 में। ठीक, आपको प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा, 1 लाख का ये हो गया माइनस 40 80,000, तो लॉस हुआ 20 का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 होता है। इस तरीके से हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले आप एसएलएम फॉलो कर रहे थे, अब आप चाह रहे हो डब्ल्यूडीवी फॉलो करना, या पहले आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे थे, अब आप चाह रहे हो नए साल से आप एसएलएम फॉलो करना चाह रहे हो। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट अमाउंट्स टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का मई 19 में। ठीक है, बहुत ईजी होता है। डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शैल बी रिव्यूड एटलीस्ट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप उसको रिव्यू करो। अगर आपको लगता है कि आपके कंजप्शन पैटर्न में, उस एसेट के यूसेज पैटर्न में कोई चेंज आया है, तो उस स्टेज को अकाउंट फॉर करने के लिए हमको मेथड चेंज कर देना चाहिए। जब आप मेथड चेंज करोगे इट विल अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ मशीन एग्जांपल में 10,50,000, रेसिडुअल वैल्यू 50,000 है, तो नेट कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 2 ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख, तो 2 ईयर्स का होगा 2 लाख रुपीज। ठीक, एंड देयर आफ्टर डिसाइड टू अडॉप्ट डब्ल्यूडीवी बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 25%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 3rd ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखो, फर्स्ट 2 ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख रुपए। ठीक, एसएलएम मेथड के हिसाब से, एसएलएम मेथड में 10,50,000 की मशीन है, माइनस 50,000 आप रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दो। ट्रू वैल्यू कितनी है? 10 लाख आई, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख आएगा, तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख, दोनों का मिला के 2 लाख रुपए आएगा डेप्रिसिएशन। तो अभी डब्ल्यूडीवी कितनी बची है? 10,50,000 में खरीदी थी मशीन, कॉस्ट माइनस 2 लाख, डब्ल्यूडीवी बची है 8,50,000। राइट, अब क्या बोल रहा है? ईयर 3 पे डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ईयर 3 डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 8,50,000 इंटू 25%, 8,50,000 इंटू 25%, 212,500 निकलेगा। 212,500, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट पीपी। देखो, एसएलएम मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूजफुल लाइफ के ऊपर, बिकॉज हम कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ करते हैं। तो मान लो फ्यूचर में कभी आपका यूजफुल लाइफ चेंज होता है, तो उसके हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन भी रिवाइज करना पड़ता है। रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट shall be reviewed at least at the end of each financial year. If there is any change, the method should be changed. ठीक है, whenever any change is made, it is change in accounting estimate. When there is any change in the useful life of an asset, the unamortized depreciable amount, basically WDV होता है, ये मैंने लिख भी दिया, should be charged over the revised remaining useful life of that asset. ठीक है, एग्जाम्पल, a machine costing 6 lakh is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value for the 3 years. ठीक है, the estimated remaining useful life after 3rd year was estimated at 5 years. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, जो एक मशीन थी उसकी कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपीज, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमने क्या समझा था?
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमने लिया था 10 ईयर्स, ठीक है। तो अभी कितने साल हो गए, ईयर्स पास्ट 3 ईयर्स, क्योंकि सारा गड़बड़ 3 ईयर्स के बाद ही हमने किया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस्टिमेट यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वॉज 5 ईयर्स, ठीक है। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, तो आपका 3rd ईयर के बाद का WDV निकाल लो। तो 3rd ईयर के बाद तक का WDV कैसे निकलेगा, 6 लाख की कॉस्ट थी और डिवाइडेड बाय 10, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना था 60,000, तो 3 ईयर्स डेप्रिसिएशन 1,80,000 आएगा। तो 6 लाख माइनस WDV इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 1,80,000, ये बचा है 4,20,000, ठीक है। तो ये जो 420 है इसको हमको 5 साल में डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि 3 साल के बाद जो यूजफुल लाइफ बची है वो 5 साल बची है। पहले 10 था तो 3 के बाद 7 बच रहा था, अभी 3 के बाद 5 बच रहा है, ये हमारी रिवाइज यूजफुल लाइफ है। तो 420 को डिवाइडेड बाय 5 कर दो, न्यू डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 84,000। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये उसका नया नाम है। आप रीवैल्यूएशन कैसे करोगे, रीवैल्यूएशन अगर आपका फर्स्ट टाइम वाला है तो अगर आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर रहे हो, 10 लाख के एसेट को 20 लाख कर रहे हो, तो आपको जो रीवैल्यूएशन क्रेडिट करना है रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में। जनरल एंट्री क्या पास होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में डेबिट करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट की वैल्यू कम करनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, राइट। इसके बाद अगर आपका रीवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट टाइम, मतलब आप पहले भी रीवैल्यू कर चुके हो, अब आप सेकंड टाइम रीवैल्यू कर रहे हो, ठीक है। तो अर्लियर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, पहले हमने मशीन की वैल्यू डाउन की थी, अब हम अपवर्ड कर रहे हैं। तो जिस हद तक हमने डाउन की थी उतना पैसा हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और जितना उसके बाद का अमाउंट है वो आप रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में डाल दोगे। तो इस बार एंट्री क्या पास होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपवर्ड रिवैल्यू हो रहा है, जितना पैसा आपने पहले डाउन किया था उतना पैसा जाएगा P&L अकाउंट में, और जो नया आप रीवैल्यू कर रहे हो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में चले जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, राइट। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी है, अर्लियर आपने अपवर्ड किया था, अभी आप डाउनवर्ड कर रहे हो, ठीक, तो डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट टू द एक्सटेंट अर्लियर अपवर्ड, पहले जितना आपने अपवर्ड भेजा था उसको RR में चार्ज करो और बैलेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, ठीक है। जस्ट रिवर्स एंट्री, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, जितना पहले अपवर्ड किया था उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर लो, फिर बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर लो टू एसेट अकाउंट, राइट। इसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चंस, RTP के क्वेश्चन यहाँ पे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और इस चैप्टर का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, 6 to 10 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का पूछ लेती है इंस्टीट्यूट, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।